देखो, अपना अगला टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? यानी कि मूल्य में होने वाली कमी मूल्यह्रास कहलाता है। और मूल्यह्रास किस पर लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। स्थायी संपत्तियां यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्तियों के मूल्य में जो कमी हो जाती है उसको हम कहते हैं मूल्यह्रास। ऐसा क्यों होता है कि स्थायी संपत्तियों को लगातार उपयोग में लेने के कारण, काम में लेने के कारण या प्रयोग में लेने के कारण उनमें घिसावट आ जाती है, उनका मूल्य कम हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। चूंकि व्यापार में स्थायी संपत्तियां काम में ली जाती है और उनका मूल्य कम हो जाता है डेप्रिसिएशन के कारण, तो व्यापार के लिए वो लॉस माना जाता है, हानि मानी जाती है। इसलिए व्यापारी क्या करता है? इसको हानि के रूप में दिखाता है अपने खातों में। तो डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बताया कि स्थायी संपत्तियों के लगातार उपयोग के कारण, प्रयोग करने के कारण उनके मूल्य में जो कमी होती है उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास जो होता है वो हमेशा स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, चालू संपत्तियों पर नहीं। स्थायी संपत्तियां, फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है? जो व्यवसाय में लंबे समय तक काम में आती है, वो स्थायी संपत्तियां होती है। और चालू संपत्तियां होती हैं जिनका जीवन काल केवल या जिनका समय केवल 1 वर्ष तक का होता है, वो करंट एसेट्स होती है। तो करंट एसेट्स पर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। दूसरा, ये जो डेप्रिसिएशन है वो उनकी पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु ली जाती है, स्थायी संपत्ति क्रय की जाती है और पुस्तकों में उसका लेखा कर लिया जाता है, उसी मूल्य पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ठीक। अच्छा, डेप्रिसिएशन है ये ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार जारी रहती है, मतलब कम नहीं होती है। मूल्य कम है वो होता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार मूल्य कम हो गया फिर रुक गया, उसके बाद में फिर हो गया। ऐसा नहीं है कि एक मूल्य है लगातार हम काम में लेते जा रहे हैं तो उसका मूल्य धीरे धीरे कम होता रहेगा, यानी कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाजार में अगर मूल्य कम हो जाता है तो उसको मूल्यह्रास नहीं कहते, क्योंकि बाजार में जो मार्केट वैल्यू है वो कम ज्यादा होती रहती है, वो डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अच्छा, ऐसा डेप्रिसिएशन है होता क्यों है? इसके होने के कई कारण हैं। एक है आपके निरंतर प्रयोग करने के कारण। स्थायी संपत्तियों को जब लगातार काम में लेते रहते हैं तो उनका मूल्य धीरे धीरे कम होता रहता है, यानी कि उनमें घिसावट आती रहती है, पुरानी होती जाती है। समय व्यतीत होने से, समय व्यतीत होने पर भी संपत्तियों का मूल्य कम हो जाता है। संपत्तियों को चाहे हमने काम में नहीं लिया हो, लेकिन अगर समय ज्यादा हो गया है तो भी समय के साथ साथ उनका मूल्य कम होता जाता है। जैसे कोई संपत्ति खरीदी गई, 2 साल के बाद में अगर उसका मूल्य हम मालूम करना चाहे तो काम में नहीं लेने के बावजूद भी उसका मूल्य कम हो जाता है। तो समय के साथ साथ संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है। एक है अप्रचलन, ऑब्सोलेसेंस। अप्रचलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सोलेसेंस। अप्रचलन का मतलब होता है कि कोई ऐसी संपत्ति है जो पहले हम काम में ले रहे थे और मार्केट में अगर उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी वाली अगर कोई वस्तु आ जाती है तो पुरानी वस्तु को कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा। तो ऐसी दशा में उसका मूल्य कम हो जाता है, तो वो भी डेप्रिसिएशन होता है। इसके अलावा दुर्घटना से, एक्सीडेंट होने से, स्थायी एक्सीडेंट होने से क्या है, संपत्तियों का मूल्य है वो कम हो जाता है, वो भी डेप्रिसिएशन माना जाता है। एक है कानूनी अधिकार की समाप्ति। कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जो लीज पर, पट्टे पर ली जाती है। जैसे खानों से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, पहाड़ों से पत्थर निकाले जाते हैं, तो वो लीज पर होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो जैसे जैसे वो समय निकलता जाएगा उनका मूल्य कम होता रहेगा। तो ये है डेप्रिसिएशन के कारण, जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है। अब डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? व्यापारी अपनी पुस्तकों में उसका लेखा क्यों करता है? तो इसका सबसे पहला है शुद्ध लाभ अथवा हानि की गणना। व्यापारी ये मालूम करना चाहता है कि जो व्यापार उसके द्वारा चलाया जा रहा है उस व्यापार से उसको कितना लाभ हो रहा है अथवा कितनी हानि हो रही है। तो शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के लिए डेप्रिसिएशन को पुस्तकों में दिखाना आवश्यक है। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कोई संपत्ति है, कोई कारखाना है, अगर उस कारखाने में, फैक्ट्री में कोई मशीन है 1 लाख रुपए की खरीदी गई
और उस मशीन को खरीदे हुए हमारे को 5 साल हो गए, मार्केट में उस मशीन की जो वैल्यू है अब केवल 40,000 है, लेकिन पुस्तकों में हम उसको अभी 1 लाख रुपए पर दिखा रहे हैं, जबकि वास्तव में अब उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए नहीं है, उसकी वैल्यू केवल 40,000 रुपये रह गई है। तो ऐसी ये क्या है, ऐसी दशा में हमारा जो प्रॉफिट है व्यापार का अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा, जो वास्तविक लाभ नहीं है। तो वास्तविक लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए डेप्रिसिएशन को भी एक लॉस मान करके, हानि मान करके पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो इससे व्यापार से शुद्ध लाभ अथवा हानि हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कारण है सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए व्यापार की एक्चुअल जो कंडीशन है वो अगर हमारे को ज्ञात करनी है तो डेप्रिसिएशन को पुस्तकों में दिखाना आवश्यक होता है। तो इसलिए भी डेप्रिसिएशन को हानि मान करके पुस्तकों में दिखाया जाता है। एक है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। जैसे मान लो कि मैंने बताया कि अभी कोई मशीन है, 1 लाख रुपए की हमने कोई मशीन खरीदी, ये मशीन है और अनुमान लगाया गया कि ये मशीन है 10 वर्ष चलेगी। 10 वर्ष चलेगी तो हम 1 लाख को जैसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हर वर्ष उसके मूल्य में 10,000 की कमी हो रही है। हर वर्ष उसके मूल्य में 10,000 की जो कमी हो रही है उसको हम क्या मान लेंगे, डेप्रिसिएशन मान लेंगे। ये डेप्रिसिएशन है, इसको हानि मान करके हम दिखाते रहेंगे। पहले वर्ष इस मशीन का जो मूल्य है वो 1 लाख था, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, तो वर्ष के अंत में अब उस मशीन का मूल्य कितना बच गया, 90,000। फिर दूसरे वर्ष फिर 10,000 रुपये हमने कम कर दिए, 80,000 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 10 वर्ष के पश्चात हमने क्या है, ये 10,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन के नाम से दिखाए थे वो व्यापार में से हमने कोई भुगतान नहीं किया है, लेकिन हमने खर्चे के नाम से दिखा दिया। तो ऐसा जो फंड बढ़ जाता है डेप्रिसिएशन के नाम से, तो 10 वर्ष के पश्चात जब वो मशीन हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है, कोई काम लायक नहीं रहती है, तो 10 वर्ष के बाद में वो नई मशीन हम आसानी से क्रय कर सकते हैं, कि हमारे पास 10,000 रुपये के नाम से जो हमने डेप्रिसिएशन दिखाया था उससे 10 वर्ष के पश्चात हमारे पास 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी और हम उसे नई मशीन क्रय कर सकते हैं। तो इस प्रकार नई संपत्ति का रिप्लेसमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो डेप्रिसिएशन को इसलिए भी पुस्तकों में दिखाया जाता है। दूसरे है सही उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। जिन संस्थाओं के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन करने वाली जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा मशीनों का प्रयोग होता है, तो ऐसी संस्थाएं जो है उन मशीनों का डेप्रिसिएशन है वो खर्चा मान करके दिखाती है, और उसको भी क्या है, उत्पादन लागत जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें शामिल करती है। इससे क्या होता है, खर्चे में उसको शामिल करने से उन संस्थाओं की एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और वो हानि है उस हानि को लागत में जोड़ने से क्या है, व्यापारी जब उस वस्तु का सेल करता है तो उसमें क्या है, चूंकि हमने लागत में पहले जोड़ दिया था, इसलिए वो हमारी टोटल कुल हानि है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इस प्रकार व्यापार के लिए ये आसानी रहती है कि उत्पादन लागत में उसको वो शामिल कर लेता है। फिर है अधिक आय कर न देने के लिए एक बेनिफिट ये भी होता है कि डेप्रिसिएशन को अगर हम खर्चे के नाम से दिखाते हैं तो व्यापारी के द्वारा वर्ष के अंत में जो इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो इनकम टैक्स कुल आय पे यानी कि कुल प्रॉफिट पर देना पड़ता है, तो जब इस डेप्रिसिएशन को हम खर्चे के नाम से दिखाएंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और जब टोटल प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ऐसी दशा में शेष राशि उसी पर हमारे को टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि इनकम टैक्स में भी बेनिफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है। तो इस प्रकार डेप्रिसिएशन को खर्चे के नाम से दिखाने से व्यापारी को फायदा ही होता है कि उसको टैक्स के रूप में कम पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरे कुछ उत्पादन करने वाली संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है, अनिवार्य कर रखा है कि उस डेप्रिसिएशन को पुस्तकों में दिखाएं। तो इस प्रकार से ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन ज्ञात करना व्यापारी के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब इसमें डेप्रिसिएशन के लिए इसमें ये 3 चीज़ें ऐसी है जो हमारे काम में आती है। एक तो है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि स्थायी संपत्ति की कुल लागत। इसमें स्थायी संपत्ति की कुल लागत हमारे लिए ज्ञात होना जरूरी है। कुल लागत है
वो कौन सी होती है, जिसमें हम फिक्स्ड एसेट्स हम बाजार से, मार्केट से हम क्रय करते हैं, तो क्रय करने के साथ यानी कि उसके क्रय मूल्य के साथ साथ उस पर जो एक्सपेंसेस होते हैं क्रय पर, वो भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। यानी कि उसकी परचेज वैल्यू और इसमें एक्सपेंडिचर कौन से, उसके खरीदने पर हमारे जो खर्चे होते हैं, उसकी गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, उसकी स्थापना का व्यय, जैसे फैक्ट्री के अंदर हम मशीन ला रहे हैं तो उस मशीन को अपने कारखाने तक लेकर आ रहे हैं, उसका किराया भरा, उस मशीन को फिटिंग करवाने की मजदूरी, वो सारे खर्चे भी उसी में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद में जो मूल्य आता है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत। तो माल के क्रय मूल्य के साथ साथ माल के इसमें स्थायी संपत्ति होती है, तो इसमें स्थायी संपत्ति का मूल्य और उसके खर्चे खरीदने पर, वो सारे खर्चे जोड़ने के बाद में जो मूल्य आता है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल लागत। तो सबसे पहले तो हम ये टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ज्ञात करते हैं। तो ये जो मैंने 3 टॉपिक बताए थे, पहला मैंने बताया आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति की कुल लागत। तो कुल लागत मैंने क्या बताई, उस संपत्ति का क्रय मूल्य और क्रय मूल्य के साथ साथ उसके क्रय करने पर जो हमारे खर्चे होते हैं, उसकी स्थापना पर जो हमारे खर्चे होते हैं, वो खर्चे भी हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद में जो उसका मूल्य आता है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, कुल लागत। दूसरा इसमें पॉइंट है आपके एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, यानी कि संपत्ति की का अनुमानित जीवन काल। डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए जरूरी है, इसमें अनुमान लगाया जाता है डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि एक्चुअल ये वास्तविक जीवन काल नहीं होता है, अनुमान होता है कि संपत्ति है वो व्यापार में कितने समय तक काम में आ सकती है। तो इसके लिए उसका जो जीवन काल है, एस्टिमेटेड लाइफ है, वो ज्ञात की जाती है। जैसे मैंने बताया कि मशीन 1 लाख की थी और अनुमान लगाया गया कि वो मशीन है वो 10 वर्ष तक हमारे काम में रहेगी या काम लायक रहेगी। 10 वर्ष के बाद में वो मशीन हमारे काम लायक नहीं रहेगी या वो मशीन काम नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब है कि उस मशीन का जो जीवन काल है वो कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए संपत्ति का जो अनुमानित जीवन काल है, जिसको हम एस्टिमेटेड लाइफ बोलते हैं, वो ज्ञात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम डेप्रिसिएशन ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से अनुमानित जीवन काल होता है और क्वेश्चन में इसका जीवन काल दिया जाता है कि संपत्ति का अनुमानित जीवन काल है कितना होगा। तो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने के लिए ज्ञात करना जरूरी है। तीसरा है आपके स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य का मतलब होता है कि जब वो संपत्ति हमारे उपयोग लायक नहीं रहती है, तो बाद में उस संपत्ति को जितने मूल्य पर हम सेल करते हैं या उससे जितना पैसा वसूल हो सकता है, उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। ठीक है, जैसे ये 1 लाख की मशीन थी और हमने, तो ये तो टोटल कॉस्ट हो गई 1 लाख, और उसकी एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष उसकी अनुमानित जीवन का, 10 का इसमें भाग दिया तो इसका डेप्रिसिएशन है वो 10,000, ये तो आ गया। अब इसमें क्या है, तो मैं बता रहा था आपको स्क्रैप वैल्यू के बारे में, अवशिष्ट मूल्य। तो जैसे मैंने बताया कि मशीन की कुल लागत टोटल कॉस्ट 1 लाख, 10 वर्ष इसका अनुमानित जीवन काल हो गया, वो हो गई एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, अब 10 का हमने इसमें 1 लाख में भाग दिया तो प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन 10,000 रुपये हो गया। तो 10,000 रुपये हर वर्ष हम उसमें घटाते जाएंगे तो मशीन का जो मूल्य है वो कम होता रहेगा। डेप्रिसिएशन के अनुसार 10 वर्ष में तो हम ये मान लेते हैं कि मशीन का मूल्य पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो मशीन क्या है, हमारे पास भौतिक रूप से विद्यमान रहती है, अगर वो काम लायक नहीं रहती है तो भी उस मशीन को हम कम से कम मूल्य पर सेल कर सकते हैं, उसका कुछ मूल्य तो हमारे को प्राप्त हो ही जाता है। तो बाद में उस संपत्ति को कम से कम मूल्य पर जो बेचा जाता है वो और प्राप्त हो सकता है जो मूल्य, उसी को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से घटा देते हैं। जैसे 1 लाख तो मूल्य था और 10 वर्ष के बाद में अनुमान लगाया गया कि इसका जो अवशिष्ट मूल्य है वो है 10,000, यानी कि उसको हम बेचते हैं अगर
लोहे के सामान के रूप में भी अगर बेचते हैं तो 10,000 रुपये हमारे को मिल रहे हैं, तो 10,000 रुपये हम 1 लाख में से कम कर देंगे, तो 10,000 रुपये, तो अब उसकी जो मूल्य है मशीन का वो 90,000 मानेंगे, यानी कि अवशिष्ट मूल्य अगर है तो मशीन की टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को हम लेस कर देते हैं। तो फिर इसके बाद में इसका जीवन काल है 10 वर्ष, तो 10 का अब इसमें भाग देंगे, तो प्रत्येक वर्ष का जो डेप्रिसिएशन है वो 9,000 रुपये आ जाएगा। तो स्क्रैप वैल्यू यदि है तो उसको कुल लागत में से यानी कि टोटल कॉस्ट में से घटाना आवश्यक होता है। तो ये मैंने आज आपको क्या है डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि डेप्रिसिएशन की आवश्यकता क्यों होती है, डेप्रिसिएशन क्यों ज्ञात किया जाता है, और इसके बाद में मैं आगे बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन हम कैसे ज्ञात करते हैं, कौन कौन सी विधियां।